आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर पढ़ेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है तो ये जो घटना होती है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्यों हो रही? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, तो इस टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, जब हमने गॉस लॉ पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही तरह एक होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। किसी एरिया से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही थी उनकी संख्या जो होती थी उनकी काउंटिंग को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरह से मैग्नेटिक लाइनें भी होती हैं। अगर किसी एरिया से मैग्नेटिक लाइनें पास होंगी तो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक लाइनें हैं और इन लाइनों से बनती मैग्नेटिक फील्ड भी। यहाँ पे आपने एक एरिया रख दिया डी एरिया है आपका डी एरिया। थोड़ा सा एंगल के साथ रखते हैं ऐसे रखते हैं। ठीक, तो इस डी एरिया का एरियल वेक्टर ऐसे होगा, इसके बीच में एंगल बन रहा थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ से जो लाइन है, इस एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, यानी चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं फाई पी। वहाँ पर लिखा जाता था फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ फाई बी मतलब मैग्नेटिक, इक्वल टू बी डॉट डी ए। वहाँ होता था ई डॉट डी ए, यहाँ होता है बी डॉट डी ए। यहाँ हम कह सकते हैं फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी ए को लिख सकते हो आप बी डी ए कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा बी और डी ए के वेक्टर के बीच का एंगल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं डी ए। जैसे कभी कभी हमने एक बार बताया भी था आपको कि जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया को मान लो ये फील्ड लाइनें हैं, अगर हमने ऐसे रखा ऐसे तो देखो फील्ड इसका एरिया वेक्टर सामने पड़ रहा और फील्ड भी सामने जा रही, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो एंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे रखें तो अब देखो एरिया वेक्टर इधर पड़ रहा है, फील्ड इधर पड़ रही है, यानी ये एरिया वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रही है। यानी जब एरिया पैरेलल रखा जाएगा तो उसका वेक्टर 90 का एंगल बनाएगा। ठीक, और जब एरिया परपेंडिकुलर रखा जाता है तो उसका वेक्टर पैरेलल हो जाता है, यानी जीरो का एंगल बनाता है। तो कोशिश आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय यही करनी है कि जब एरिया वेक्टर आपको दिया जाएगा तो वही एंगल लिखोगे, और अगर एरिया का एंगल दिया जाएगा तो आप उसके वेक्टर का एंगल लिखोगे। वेक्टर का एंगल लिखने के लिए इन शॉर्ट आप कह सकते हो 90 में से माइनस कर दो जो एंगल दिया है। ठीक, जैसे कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड में एरिया आपका जो रखा गया है वो 60 डिग्री पे रखा गया है, तो आप क्या करोगे? उसे 60 डिग्री पे जो रखा गया है 90 में से माइनस कर दोगे तो एरिया वेक्टर का एंगल आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर का एंगल आपका कितना हो जाएगा? एरिया वेक्टर का एंगल 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स से के आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? ठीक, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है ये आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ऐसा फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है वो आपका EMI कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। मतलब
इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड is electric current produced by magnetic field is EMI. चुंबकीय क्षेत्र के कारण वैद्युत धारा का उत्पन्न होना ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो नाम से ही वैद्युत, ठीक, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। चुंबकीय, चुंबक के कारण, ठीक, और प्रेरण मतलब प्रेरित होकर, ठीक। जैसे कुछ घटनाएं होती हैं वो प्रेरित होकर होती हैं। मान लो एक आदमी एक अच्छा सा फ्रिज लेके आया, तो उसके पड़ोस में जो होगा, जिसका घर सटा हुआ उससे होगा, वो कहेगा चलो मैं इससे भी अच्छा फ्रिज लेके आता हूँ, ठीक। तो वो क्या हुआ, उसकी वजह से प्रेरित हुआ। जब तक उसके घर में, पड़ोसी घर में फ्रिज नहीं आई थी, तब तक बगल वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे पड़ोसी घर में आ गई, उसे जलन हुई या वो इंड्यूस हुआ, प्रेरित हुआ, जिसके कारण वो भी फ्रिज ले आया, ठीक। तो कुछ घटनाएँ जो होती हैं वो प्रेरण के कारण होती हैं। तो यहाँ पे जो चुंबकीय प्रेरण के कारण वैद्युत क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना, यही आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ओके, अब देखिए प्रेरण में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। जैसा कि हमने बताया इसकी डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से? प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसी को कहते हैं EMI। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग देखते हैं फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट में देखते हैं क्या क्या उन्होंने किया। इन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड ली, मैग्नेटिक फील्ड B ले ली और इसमें एक सर्कुलर वायर रख दिया, ठीक। इन्होंने देखा, पहले फील्ड को इंक्रीज किया, ठीक, वायर रखा और फील्ड बढ़ाने लगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड जितनी इन्होंने यूज़ की थी अब बढ़ा के उससे ज़्यादा करने लगे। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, इन्होंने देखा इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक। यहाँ पे अगर इन्होंने B को इंक्रीज किया तो I क्या हो रही थी? I इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? कुछ ना कुछ करंट इसमें प्रोड्यूस होने लगी, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया? B को डिक्रीज करना शुरू किया, B डिक्रीज। फिर इन्होंने देखा I इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब करंट को, जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तब भी इन्होंने देखा कि करंट 0 नहीं है, यानी करंट इसमें प्रोड्यूस हुई। जब मैग्नेटिक फील्ड को घटाया तब भी इसमें करंट प्रोड्यूस हुई। इन दोनों घटनाओं को देखने के बाद इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। बहुत खुश हुए। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक लॉ मिल गया हमको कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक। उसके बाद में एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया कांस्टेंट, B कांस्टेंट कर दिया और इसमें जो कॉइल रखी थी उसका एरिया चेंज करने लगे, यानी DM क्या किया? चेंज। ये चेंज कैसे किया? जैसे मान लो इतना बड़ा एरिया इन्होंने रखा, उसको ऐसे कम ज़्यादा,
ठीक। एरिया जब चेंज करने लगे, अब ऐसे किया तो कम हो गया एरिया, ऐसे किया बढ़ गया, ऐसे किया कम हो गया, ऐसे किया बढ़ गया। जब एरिया चेंज करने लगे तो इन्होंने देखा कि I इज नॉट इक्वल टू 0। अब माथा इनका खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? ये सोच रहे थे कि हमको एक तो लॉ मिल गया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगी। यहाँ तो लॉ पे पलट गया। अब ये लॉ कह रहा है भैया एरिया चेंज करोगे तब भी करंट प्रोड्यूस होगी। कन्फ्यूज़न हो गया। फिर इन्होंने क्या किया? एंगल को चेंज किया। दोनों चीज़ को कांस्टेंट रखते हुए एंगल को चेंज किया। एंगल को चेंज करने का मतलब ऐसे सीधा अगर इसको रोटेट कर देंगे तो इसका एंगल बदलेगा, और अगर उसमें ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कोई एंगल नहीं बदलेगा। जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तब एंगल बदलेगा। ठीक। तो जब देखा इन्होंने थीटा चेंज किया तो इन्होंने देखा I इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक। अब समस्या बढ़ गई। और अब तक क्या था? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होती है। फिर क्या हुआ? एरिया में चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस हुई। फिर क्या हुआ? एंगल में चेंज हुआ तो भी करंट इंड्यूस हुई। अब टोटल कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। ठीक। टोटल कन्फ्यूज़न आपका क्या क्रिएट हो गया? यार एरिया चेंज कर रहे हैं तब भी करंट इंड्यूस हो रही है, थीटा चेंज कर रहे हैं यानी एंगल चेंज कर रहे हैं तब भी करंट इंड्यूस हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तब भी करंट इंड्यूस हो रही है। मतलब क्या क्या चेंज करने से करंट इंड्यूस हो रही है? बी, DA और थीटा, इन तीनों चीज़ों को चेंज करने से करंट इंड्यूस हो रही है। तो ऐसे तो बड़ा वो दिक्कत हो जाती, कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तब करंट इंड्यूस होगी यानी करंट पैदा होगी, एरिया चेंज करोगे तब करंट पैदा होगी, अगर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, वो चेंज करोगे तब भी करंट पैदा होगी। ठीक। मतलब चेंज लगातार होता रहे। अगर आप चेंज करना बंद कर दोगे तो करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। चेंज लगातार हो रहा होता है तो करंट इंड्यूस होती है। परेशानी बढ़ गई। तब इन्होंने देखा कि यार बी, DA और थीटा ये क्या तीनों एक साथ कुछ बनाते हैं? तो आप लोग बताइए जरा, बी, DA और थीटा मिलके क्या तीनों एक साथ कुछ बनाते हैं? बोलो। अभी पहला टॉपिक आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी, DA और थीटा तीनों से मिलकर बना होता है। फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू बी, DA cos थीटा। ठीक। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, जब आपने बी को चेंज किया तो क्या चेंज होगा? डी फाई चेंज होगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। बी को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक। अब यहाँ देखो DA चेंज किया, अगर यहाँ DA चेंज करोगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा फार्मूले के हिसाब से। अगर आपने थीटा चेंज किया, थीटा चेंज होगा तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यानी इन तीनों के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब करंट इंड्यूस होगी। ठीक। इन तीनों का कंक्लूजन फैराडे ने क्या निकाला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब करंट इंड्यूस होगी, और लास्ट में यही रिजल्ट उन्होंने दे दिया कि किसी भी मैग्नेट के आसपास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि करंट कब इंड्यूस होगी? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तीन चीज़ें आप इकट्ठा बताने से अच्छा है सीधे सीधे क्या करोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी। क्लियर हो गया? फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कई चीज़ें देखी। उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तब भी करंट इंड्यूस हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, अगर वो बराबर चेंज हो रही हैं तो करंट अपने आप इंड्यूस हो जाती है। ठीक। अगर एरिया चेंज हो रहा है, जैसे मान लो कोई कॉइल है जिसमें आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका एरिया लगातार चेंज कर रहे हो तब भी करंट इंड्यूस हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है अगर उसको चेंज कर रहे हो तब भी करंट इंड्यूस हो रही है। और तीनों के चेंज होने से एक क्वांटिटी चेंज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो तीनों का कंक्लूजन क्या मिला कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट इंड्यूस होगी। ठीक। इस इंड्यूस करंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे
कहते नहीं जनरेटर वगैरह चलाते हैं तो जनरेटर में यही सिस्टम होता है, दो बड़े से वो होते हैं मैग्नेट होते हैं, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऐसे देख लो जनरेटर का थोड़ा सा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसकी मैग्नेटिक लाइनें किधर से होंगी, नॉर्थ से साउथ होंगी। यहाँ एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी होती है, ठीक, इस कॉइल से जो वायर जाते हैं इनका कनेक्शन बाहर होता है, ठीक, ब्रश वगैरह लगे होते हैं, रिंग वगैरह लगी होती है, जहाँ से इसको बाहर करते हैं ताकि वायर आपस में ट्विस्टेड ना करने पाएँ, ठीक। इसकी वर्किंग वगैरह हम लोग बताएंगे। अभी मैं केवल दिखा रहा हूँ चेंज कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए लाइनें हैं और ये एरिया है कॉइल, ठीक। अब जब ये कॉइल ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक लाइनों को काटेगी, यानी यहाँ रोकेगी, तो जीरो हुई अचानक, फिर जैसे हुई तैसे फिर पूरी जाने लगी, फिर ऐसे हुई फिर रोकेगी, फिर ऐसे हुई फिर जाने लगी। यानी अगर ये घूम रहा है तो लगातार मैग्नेटिक लाइनों को कट करेगा, और मैग्नेटिक लाइनें अगर कट होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो फैराडे ने इस पे आप बेसिस 2 लॉ दिए थे, जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक। तो फैराडे के 2 लॉ हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लो कोई कॉइल है, अब देखो चेंज करने के कई एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे मान लो ये कॉइल है, ठीक, इसमें बांध दो एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक, एक कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर हमने बांध दिया है। ये जो कॉइल है, अब इसमें हमने क्या किया, एक मैग्नेट यहाँ रखा, साउथ पोल नॉर्थ पोल। मैग्नेट क्यों रखा, मैग्नेट अगर रखने से हमको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक। मैग्नेट रखने से क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड मिला, मैग्नेटिक फील्ड मिला। लेकिन इसकी वजह से हमने देखा यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा साधन आपका यही है, ठीक। यहाँ पे कोई करंट नहीं बह रही थी, तो परेशान हो गए, इसमें कोई करंट नहीं बह रही थी, तो उन्होंने गुस्से में क्या किया, इसको धक्का मार दिया। और मैग्नेट को जैसे धक्का मारा तो मैग्नेट जब ऐसे चला तो इसकी सुई हिली, तब इनको लगा अच्छा मैग्नेट चला तो सुई हिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके चलने से कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर इन्होंने अपने मैग्नेट को उठाया और इसके पास से तेज़ी से गुजारा, तो इसके पास से तेज़ी से गुजारा तो इधर जैसे आ रही है, तो इसका एरो किधर जा रहा, उल्टी साइड जा रहा है। काम करो इसको जब इधर से गुजारा आगे की तरफ, तो इन्होंने देखा करंट की डायरेक्शन उल्टी दिखा रहा, मतलब गैल्वेनोमीटर की सुई हिल रही है, और सुई हिलने का मतलब क्या हो गया कि इसमें करंट प्रोड्यूस हुई, ठीक। और जैसे ही गुजार के लाके इसके पास ऐसे रोक दिया, सुई फिर जीरो पे पहुंच गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक ये चल रहा था तभी करंट इसमें इंड्यूस हो रही थी, और जब चलना बंद हुआ तो करंट का इंडक्शन बंद हो गया। हमने क्या किया, पहले इसको इधर लाए तो उल्टी डायरेक्शन में करंट जनरेट हुई, ठीक। ये करंट जनरेट हुई, और जब इसको पीछे लेके गए तब भी करंट जनरेट हुई, ठीक। जब इसको पीछे ऐसे लेके आए तब भी करंट जनरेट हुई। इसी से इन्होंने अनुमान लगाया कि मैग्नेट अगर मूव कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जो लाइनें हैं वो चेंज हो रही हैं, और उसके चेंज होने से इसमें करंट जनरेट हो रही है। फिर कहा अच्छा मैग्नेट को अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो हो रही है, अब मैग्नेट को रख के हम अपने कॉइल को उठा लेते हैं, तो मैग्नेट को उन्होंने रख दिया, कॉइल को उठा लिया, और कॉइल को जब ऐसे चलाया तब भी देखा उसमें करंट जनरेट हो रही है, कॉइल ऐसे चलाया तब भी देखा करंट जनरेट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट और कॉइल के बीच अगर रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगी। यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, करंट इंड्यूस by the relative motion of magnet and coil. चुंबक तथा कुंडली के बीच
सापेक्षगत करने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यहाँ से जो इंड्यूस होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट बोलते हैं। यहाँ से जो करंट जनरेट होती है उसे इंड्यूस करंट बोला जाता है, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यहाँ से किसी न किसी प्रेरणा की वजह से उत्पन्न होती है। वो प्रेरणा क्या है कि जब मैग्नेट चला रहे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। मैग्नेट या कॉइल चला रहे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। अब चेंज कैसे आता है इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ दिख रहा है? हाँ, ये मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। इसके बगल में एक कॉइल रखी है, ठीक, बैरोमीटर बनी हुई। अब इसने क्या किया? अपनी मैग्नेटिक फील्ड फैला रखी है। कैसे? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, ये दिखा दो फटाफट, नॉर्थ से साउथ। अब यहाँ इसको देख के आपको लग रहा है कि ये कॉइल जो है ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक, यानी कुछ देखो मैग्नेटिक लाइनें इस कॉइल के ऊपर से गुजरी हैं, यानी ये कॉइल इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में फंसी हुई है। अब करंट कब पैदा हो रही थी? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा था? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी तब हो रहा था, जब एरिया चेंज हो रहा था तब हो रहा था, जब एंगल चेंज हो रहा था तब हो रहा था। यहाँ पे देखिए, अगर आप मैग्नेट को चला रहे हो, ठीक, दूर लेके जा रहे हो, मान लो इसको दूर लेके जा रहे हो, ठीक, ऐसे चल के दूर लेके जा रहे हो, तो दूर लेके जा रहे हो तो इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ देखो इस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में ये कॉइल है, तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से दूर हो रही है, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही। कम होगी तो चेंज हो रही ना, इसका मतलब इसके कम होने के कारण यहाँ पे आपको करंट इंड्यूस मिलेगी। अगर मान लो इस मैग्नेट को कॉइल के करीब लेके जा रहे हो तो इनकी लाइनें उसके बहुत करीब जाएंगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कम थी क्योंकि कॉइल, ये आपका मैग्नेट दूर था, लेकिन जब हम आगे तेज़ी से लेके जा रहे होते हैं तो अचानक तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, ठीक, तो बढ़ रही है, घट रही है, यानी चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो करंट आपकी इंड्यूस होगी। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जाए इंड्यूस करंट कब प्रोड्यूस होती है, तो कहते भैया इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आता है तब प्रोड्यूस होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब आता है? जब आप एरिया को चेंज कर दो, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बिटवीन एंगल चेंज कर दीजिए, या एरिया वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दीजिए। इन तीनों के चेंज में से कोई भी अगर चेंज हो जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है तो इंड्यूस करता है किसको? करंट को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। इस फिनोमेना को, इस घटना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक। अब इसके लिए फैराडे ने 2 लॉ दिए थे। अच्छा, एक चीज़ बताओ, करंट अगर इंड्यूस हुई है तो क्या वोल्टेज भी इंड्यूस हो सकता है? बोलो। बिल्कुल हो सकता है। करंट इंड्यूस हो रही है मतलब वोल्टेज होगा। भैया कोई भी कॉइल, कोई भी सर्किट इस्तेमाल करते हैं, V=IR, और अगर ये बन गए हैं भाई साहब तो इनको जरूर बनाएंगे, ठीक। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि वोल्टेज भी इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस होगी, वोल्टेज भी इंड्यूस होगा। सबसे पहले कौन इंड्यूस होगा? वोल्टेज होता है,
ठीक। अगर सर्किट क्लोज रहेगी तो करंट इंड्यूस होगी, नहीं क्लोज रहेगी तो वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक। जैसे मान लो यहाँ से आपने ऐसे सर्किट बनाई और यहाँ एक मैग्नेट लाए नॉर्थ साउथ, इसको दूर लेके भाग रहे हो या करीब लेके आ रहे हो, तो इसमें करंट नहीं इंड्यूस होगी। करंट क्यों नहीं इंड्यूस होगी? क्योंकि ये ओपन है, बट इसके अक्रॉस में वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक। वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा बट करंट इंड्यूस नहीं होगी। करंट कब इंड्यूस होगी? जब आपकी सर्किट क्लोज होगी। सर्किट अगर ओपन है तो केवल वोल्टेज इंड्यूस होगा, वहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे नियम, ठीक। ये फैराडे का नियम है। इन्होंने दो लॉ दिए थे, एक लॉ फैराडे का अपना लॉ कहलाता है, दूसरा वाला लेंज लॉ कहलाता है, ठीक। फैराडे का जो सेकंड नियम है वो लेंज लॉ के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड with circuit मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस फ्लक्स लिख देते हैं, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी। आपका वो भी आ जाएगा, एरिया चेंज भी आ जाएगा, एंगल चेंज भी आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज आ जाएगा। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सर्किट इज चेंज and induce current induce voltage, क्योंकि करंट तब डेवलप होगी जब सर्किट क्लोज होगी। and induce voltage is developed in the circuit ये तो आपको मैं कब से बता रहा हूँ, ठीक, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट से रिलेटेड चेंज होगा तो इंड्यूस होगा वोल्टेज या इंड्यूस होगी करंट, ठीक। लेकिन अब नई चीज़ क्या है कि ये होगा कितना, ठीक। यहाँ पे आप क्या है, एक इंड्यूस वोल्टेज सर्किट में डेवलप हो गया विच इज इक्वल टू नेगेटिव rate of change of flux, negative rate of change of flux, यानी किसके बराबर होगा? फ्लक्स के चेंज होने के रेट की निगेटिव वैल्यू के बराबर होगा। अगर हम इंड्यूस ईएमएफ को स्मॉल ई से प्रेजेंट कर दें तो ई इक्वल टू माइनस निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी निगेटिव लगाओ और रेट ऑफ चेंज ऑफ तो क्या लिखते हैं, डी फाई बी बाई डी टी। फ्लक्स के चेंज होने के रेट के नेगेटिव वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ईएमएफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो पहला लॉ इन्होंने क्या कहा था, अगर किसी सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव रेट ऑफ फ्लक्स के इक्वल होती है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होती है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको फटाक से स्क्रीनिंग करो, इसकी हिंदी में लिख देता हूँ। हो गया?
ये आपको याद रखना है, E इक्वल टू माइनस डी फाई वी बाई डी टी। यदि किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर का यानी नेगेटिव मान का मतलब ये होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। ठीक, चेंजेस जिधर अकर्स हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये जनरेट होकर मिलेगा। ठीक, यानी ईएमएफ जो होगा वो किधर जनरेट होगा, जिधर चेंज हो रहा है उसके विपरीत होगा। यहाँ यही एक चीज़ याद रखना है कि ईएमएफ जो भी जनरेट होता है वो चेंजेस को अपोज करके जनरेट होता है, यानी जिधर चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जनरेट होगा। बात समझ में आ गई? और इसकी वैल्यू यही लिखोगे, E इक्वल टू माइनस डी फाई वी बाई डी टी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, उसके आगे माइनस लगा है जो शो कर रहा है ऋणात्मक है या निगेटिव है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ इसका क्या है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ इन्होंने ये बताया कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज जो होता है वो उस रीजन को अपोज करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। ठीक, यानी प्रेरित धारा या प्रेरित वोल्टेज जो पैदा होगा वो उस रीजन को अपोज करेगा, उस कारण को अपोज करता है या उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। ठीक, यानी अगर मान लो मैग्नेट लेके आप इधर भाग रहे हो, नॉर्थ साउथ, मैग्नेट लेके इधर भाग रहे हो तो जो रीजन अपोज होगा वो उल्टी डायरेक्शन में होगा। ठीक, मतलब उस डायरेक्शन को अपोज करेगा जिसके कारण वो पैदा होता है। अगर आप चेंजेस इस साइड कर रहे होगे तो जो करंट जनरेट होगी वो इस साइड जनरेट होगी। अगर चेंजेस आप इस साइड कर रहे हो तो जो करंट जनरेट होगी वो इस साइड जनरेट होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंड्यूस करंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट लिख लो। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोज द cause, oppose the direction of cause which produce it।
यानी प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। ओके, प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। यानी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। अब देखो, विरोध करने वाली कहानी है, इसके डायरेक्शन के बारे में है, इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं, तो ये सब जो चीज़ें होगी ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं, ठीक, या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आज के लिए इतना टॉपिक है, इसको आप गहराई से स्टडी करिएगा। इसका वीडियो भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, शाम तक हो सकता है वीडियो आपको मिल जाए यूट्यूब पे, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं वो आप दोबारा लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।